ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के? सब बढ़िया हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? तो बेटा आ चुके हैं हम लोग एक और नया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन लेके। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अल्कीन से ही हेलो एल्केन को फॉर्म करेंगे, बट थोड़ा सा अलग अप्रोच होगा। जैसे पहला वाला अप्रोच हम लोगों ने देखा था, अल्कीन से दो तरीके से हम लोग कर रहे थे, और भी तरीके हैं, इसको भी हम लोग अल्कीन से ही यहाँ पे हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करेंगे, बट यहाँ पे अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर लगेगा एंटी मार्कोनी का रूल। सर क्या होता है ये रूल? सर ये रूल यहाँ पर क्यों लगेगा? आओ समझाता हूँ। होता क्या है, पहले हम लोग रिएक्शन का आइडिया लें। तो जैसे हमारे पास कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अगर हमारे पास कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, उसका रिएक्शन अगर हम लोग किससे कराते हैं बेटा? HBr, साथ में कोई परऑक्साइड ले लेते हैं। अगर हम लोग किसी भी अल्कीन का रिएक्शन HBr पर ऑक्साइड से करवाते हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है कि सर जो प्रोडक्ट होता है इसमें देखो, HBr में पॉजिटिव पार्ट सर H पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट Br नेगेटिव। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है बेटा रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर ऐड होता है जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड होता है जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला कार्बन यही है क्या? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला कार्बन यही है क्या? हाँ सर, फिर से बोल रहा हूं, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इन दोनों में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है? सर जी इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसका मतलब जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, वो इस कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएगा, वो इस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या इसमें कोई दुविधा समस्या तकलीफ? सर कोई दुविधा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा। फिर यहाँ पे कर दो HC, और अगर नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पर ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव पार्ट कहां ऐड होगा? सर पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन पर ऐड होगा। बहुत बढ़िया, तो यहां पर H ऐड कर दो, यहां पर CH2 और Br ऐड कर दो। क्या कोई समस्या? क्या कोई तकलीफ? क्या कोई दुविधा? नहीं सर, कोई दुविधा नहीं है। अब ध्यान दो, इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहता है ये रूल? ये रूल ये बात कहता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड होगा जहां पर, सुनो, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? यही बोलता है, सिंपल सा साफ सुथरा रूल है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस रूल को कई लोग खरास इफेक्ट भी कहते हैं। नाम है इसका गले में खरास, क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्यों नाम रखा गया है, बट नाम है खरास इफेक्ट। ठीक है, तो क्या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हमारे पास HBr हो, HBr के साथ कोई पर ऑक्साइड हो, क्या हो? पर ऑक्साइड हो, तभी और तभी सिर्फ HBr के साथ अगर पर ऑक्साइड है कोई, तभी हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। समझ में आया बात? अगर हमारे HBr के साथ कोई पर ऑक्साइड प्रेजेंट है, तभी हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। अच्छा सर, ऐसा अगर हो जाए, मान लो सर हमारे पास HCl है या फिर हमारे पास HI है, इसके साथ कोई भी पर ऑक्साइड प्रेजेंट हो जाए तो? इसके साथ अगर कोई भी पर ऑक्साइड प्रेजेंट हो जाए तो बेटा इस केस में आप लोग कार्बोकेटायन वाले पाथ को फॉलो करना। इस केस में क्या करना? कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। सर कार्बोकेटायन मैकेनिज्म क्या है? जो मैकेनिज्म कल बताया था, जो अप्रोच कल बताया था, वो अप्रोच यहां पर लगाओगे। यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। यहां पर कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, यहां पर कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को आप फॉलो करोगे। क्या ये बातें समझ में आई? क्या ये बातें समझ में आई? सर ये बातें तो समझ में आ गई, बट आप पहले मुझे ये बताओ कि सर ये परऑक्साइड क्या है? बेटा अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का डायरेक्ट लिंकेज है, इस तरह से मान लो हमारे पास ये है H, अगर दो ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली लिंक है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। क्या कहते हैं? परऑक्साइड लिंकेज।
ठीक है, ये क्या होता है, पर ऑक्साइड लिंकेज। क्या इसमें कोई दिक्कत, क्या इसमें कोई समस्या, क्या इसमें कोई तकलीफ, क्या इसमें कोई तकलीफ नहीं सर। या फिर ऐसे मान लो आपके पास लिखा हुआ हो PH लिख दिया, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O PH। तो यहां भी आपको क्या देखना है कि दो ऑक्सीजन देखो लगातार आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पर ऑक्सी लिंकेज हो जाएगा, पर ऑक्साइड लिंकेज हो जाएगा। तो आप समझ गए सर क्या होता है पर ऑक्साइड, क्या होता है पर ऑक्साइड। अगर दो ऑक्सीजन आपस में डायरेक्टली अटैच हैं तो हम लोग उसको कहते हैं पर ऑक्साइड। अब समझो रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में हमारे पास HBr होगा, HBr के साथ कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें दो ऑक्सीजन इस तरह से आपस में डायरेक्टली लिंक होंगे। ठीक, पक्की बात, तो बिल्कुल पक्की बात। अगली बात ध्यान देना कि जो हमारा एंटी मार्कोनी का फ्लूइड है वो सिर्फ और सिर्फ HBr प्लस पर ऑक्साइड से लगता है। ये तभी लगेगा जब HBr प्लस पर ऑक्साइड हो, यानी कि HCl हो गया, HI हो गया प्लस पर ऑक्साइड हो गया तो नहीं लगेगा। ये बात ध्यान देना, ये सिर्फ इसी के साथ वैलिड है, HBr के साथ ही वैलिड है। फिर से बोल रहा हूं कि एंटी मार्कोनी का फ्लूइड तभी वैलिड है जब HBr और पर ऑक्साइड प्रेजेंट हो। अगर HBr, अगर हमारा HCl है उसके साथ पर ऑक्साइड प्रेजेंट है, या फिर HI है उसके साथ पर ऑक्साइड प्रेजेंट है, या फिर HF है उसके साथ पर ऑक्साइड प्रेजेंट है, तो हम लोग एंटी मार्कोनी का फ्लूइड नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात है। क्या आप इस बात को समझ पाए, क्या आप इस बात को समझ पाए? आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अगला एक पॉइंट और देखते हैं बेटा, एक पॉइंट हम लोग और समझते हैं कि अगर हमारे पास HF है तो हम लोग HF से नो रिएक्शन, मतलब इससे हम लोग अल्कीन का रिएक्शन नहीं कराएंगे, इससे हम लोग अल्कीन का रिएक्शन नहीं कराएंगे। सर HF से अल्कीन का रिएक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक। अब रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, इस वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है, मतलब कंट्रोल करने में हमें बहुत मुश्किलें आ जाती है। ठीक है, और कई बार तो क्या होता है कि ये एक्सप्लोजिव भी हो जाता है ना, लीड्स टू एक्सप्लोजन। तो क्या ये सारी बातें क्लियर हुई आपको? क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हुई? तो जल्दी से अगर बेटा आपको सारी बातें समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे या लिखोगे? इसको मैं फिर से समझा देता हूं कि अगर अल्कीन है प्लस पर ऑक्साइड है तो आप HF के साथ उसका रिएक्शन मत कराना। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक नेचर का हो जाता है। अब बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक नेचर का होने से मतलब सर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब जब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बेटा तो कई बार हम उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। अब हम लोग एक्सप्लोजन तो करना नहीं चाहेंगे, हमें लैब तो नहीं उड़ाना, हमें लैब का तो सत्यानाश नहीं करना है कि नहीं, है कि नहीं सर? बिल्कुल। इस वजह से हम लोग HF से अल्कीन का रिएक्शन कराने से अवॉइड करते हैं, नहीं कराते हैं। पक्की बात, अच्छी बात, समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आया। तो एक बार मैं सारी बातें रिपीट करता हूं। इसमें होता क्या है कि हमारे पास अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्केन है, अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, उसका रिएक्शन हम लोग HBr प्लस पर ऑक्साइड से करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड करना है, नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड करना है जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड करना है जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। पहली बात। दूसरी बात, परऑक्साइड इफेक्ट तभी लगेगा जब HBr और परऑक्साइड हो। HBr के साथ अगर परऑक्साइड है तभी परऑक्साइड इफेक्ट लगने वाला है, अदरवाइज परऑक्साइड इफेक्ट कहीं भी नहीं लगेगा। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात सर। परऑक्साइड इफेक्ट को हम लोग खरास इफेक्ट भी कहते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट को खरास इफेक्ट भी कहते हैं। सर अगर HCl या फिर HI के साथ हमारे पास परऑक्साइड है, अगर HCl या HI के साथ हमारे पास परऑक्साइड है तो क्या वहां पर हम लोग एंटी मार्कोनी का फ्लूइड लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। किस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे? कार्बोकैटायन मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। परऑक्साइड दिखता कैसा है? अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग परऑक्सी लिंकेज कहते हैं। कंपाउंड क्या हो गया? परऑक्साइड हो गया। सिमिलरली ये कंपाउंड भी क्या हो गया? परऑक्साइड हो गया। ठीक है, पक्की बात, बढ़िया बात, समझ में आ गया? तो जल्दी से आप इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे और इसमें एक दो बातें और समझेंगे, फिर इसके मैकेनिज्म को जानेंगे और फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जल्दी करो बेटा।
हाँ बेटा, तो चलो अब इसके हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म को पढ़ लेंगे और मैकेनिज्म कैसे अप्रोच करना है, मैकेनिज्म को कैसे सॉल्व करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आप पूरे फोकस से इन पॉइंट्स को रीड करो। क्या है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज यूज्ड फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का आप उपयोग में कब लाओगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप कब यूज करोगे, पहले ये चेक करना है कि जो अल्कीन है आपके पास वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। तो हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए ही लगता है, ठीक है। पक्की बात, बढ़िया बात है, बिल्कुल बढ़िया बात। अगली बात, दिस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट, बता चुका हूं। इसका दूसरा नाम पेरोक्साइड इफेक्ट होता है या खरास इफेक्ट भी कई लोग कहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन केस ऑफ HCl एंड HI फॉलो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, यानी कि HCl या HI इसके साथ अगर पेरोक्साइड गिवन हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कभी मत लगाना, हमेशा वहां पर कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अभी बताया था। चलो अगली बात समझो, पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली शोन बाय HBr प्लस पेरोक्साइड, ये भी बातें हो गई हैं। डेफिनेशन क्या होता है बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडेंडम मतलब रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम इज एडेड टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन ऑफ अल्कीन व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या बोला है कि नेगेटिव पार्ट उस अल्कीन से ऐड होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। क्या ये बातें क्लियर है? सर बिल्कुल ये बातें क्लियर है। अगला, एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ द reagent will added to that double bonded carbon which has less number of hydrogen, और पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। क्या ये बातें क्लियर हुई? क्या ये बातें क्लियर हुई? ये आपको डेफिनेशन समझ में आया क्या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का? बिल्कुल मार्कोनिकॉफ रूल का जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया था उसका विपरीत है, उसका अपोजिट है, उसका उल्टा है, ठीक है। क्या ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ? सच्ची सच्ची बोलना, सच सच बोलो, क्या ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ? सर बिल्कुल क्लियर हो गया, आसान सी बात तो थी। अगली बात नोट करके बेटा इस पॉइंट को लिखना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल गो वाया रेडिकल मैकेनिज्म, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? सर रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? सर रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जल्दी करना बेटा ना, जल्दी करना। तो चलो बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के मैकेनिज्म को समझते हैं। सर समझाओ। देखो सबसे पहले क्या था कि मान लो हमारे पास कोई ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एक टाइप का अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। हाँ सर बिल्कुल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसका रिएक्शन किससे कराता हूँ बेटा? HBr से, इन प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड, लेट्स से द पेरोक्साइड इज H2O2, हमारे पास ये पेरोक्साइड है, ठीक है। हाँ सर H2O2 से पेरोक्साइड कैसे है बेटा? H2O2 का स्ट्रक्चर ये हो गया, पेरोक्साइड है कि नहीं? सर बिल्कुल है। बताओ ये पेरोक्साइड है कि नहीं? सर बिल्कुल पेरोक्साइड है, ठीक है। तो बेटा हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सर जो रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर है क्या? हाँ सर, इसका मतलब Br यहाँ पर ऐड होने वाला है। और हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड होने वाला है? सर जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है ना? हाँ सर, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात? नो सर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बेटा जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? CH3 CH और ये क्या हो गया? CH2। क्या यही प्रोडक्ट होगा? क्या यही प्रोडक्ट बनेगा हमारा? ये सर बिल्कुल। अब और इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्या देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैंने क्या बताया था बेटा आपको? मैंने क्या बताया था कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? रेडिकल मैकेनिज्म पे। तो रेडिकल मैकेनिज्म का पहला स्टेप, जो रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसका पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। रेडिकल मैकेनिज्म का पहला स्टेप सर इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन में क्या होगा? सर फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। इनिशिएशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। क्या होता है जी? फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। क्या ये बातें क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? ये हमारा जो H2O2 है, ये जो हमारा H2O2 है
है ना, इसका मैंने सीधे स्ट्रक्चर बना दिया। इसमें क्या होता है बेटा, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। हाँ सर, तो यहाँ पर बेटा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। दोनों जो हमारा परऑक्साइड है उसमें दोनों ऑक्सीजन के बीच में होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो जब इन दोनों के बीच में होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हमको क्या मिलेगा, OH रेडिकल प्लस ऑफ OH रेडिकल, क्या यही रेडिकल मिलने वाला है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, इनिशिएशन के पहले स्टेप में जो हमारा परऑक्साइड है, परऑक्साइड में जो हमारे दोनों ऑक्सीजन है, जो हमारा परऑक्सी लिंकेज है, परऑक्साइड में जो हमारा परऑक्सी लिंकेज है, उस परऑक्सी लिंकेज में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। इस परऑक्सी लिंक ये क्या है हमारा, ये हमारा परऑक्सी लिंकेज है। परऑक्सी लिंकेज में क्या हो रहा है, फिर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन मतलब बॉन्ड का टूटना, किस वे में टूट रहा है, फिर होमोलिटिक टूट रहा है। और अगर बॉन्ड फिजन होमोलिटिक हो रहा है, इसका मतलब इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे OH रेडिकल प्लस OH रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है सर जी, बिल्कुल क्लियर है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बेटा, ये OH रेडिकल जो हमारे पास है वो HBr पर अटैक कर देता है। किस पर अटैक कर देता है? HBr पर अटैक कर देता है। तो जैसा ही ये OH रेडिकल इस HBr पर अटैक करता है, ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन के बीच में भी क्या हो जाता है सर, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ब्रोमीन और हाइड्रोजन के बीच में भी क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या ये बातें समझ में आई? क्या ये बातें समझ में आई? यस सर। तो जैसे ही हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, हमें क्या मिलेगा, H रेडिकल प्लस ऑफ Br रेडिकल प्लस ऑफ OH रेडिकल। यही देखने को मिलेगा ना, यही देखने को मिलेगा ना बेटा? हाँ सर, यस सर बिल्कुल। तो अब क्या होगा बेटा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे पास OH रेडिकल है और ये जो H रेडिकल है, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बना लेते हैं बेटा, H2O। क्या बना लेते हैं? H2O प्लस बच क्या गया सर, बच गया Br रेडिकल। जब ये H2O बना लिए, जब ये H2O बना लिए तो बचा क्या सर, Br रेडिकल बच गया। क्या बचा? Br रेडिकल बच गया। क्या इसमें कोई दिक्कत, क्या इसमें कोई समस्या, क्या इसमें कोई दुविधा? बोलो भाई, बोलो भाई, इसमें कोई दुविधा है क्या? इसमें कोई दुविधा है क्या? बोलो, एक सेकंड रुकना ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा हमारा, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, हमारे पास दो रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या हुआ, ओके ओके एक सेकेंड, ये वाला जो स्टेप है बेटा सेकेंड स्टेप, ये है हमारा प्रोपोगेशन। एक सेकेंड, अगर आपने हाइड्रोकार्बन के मेरे लेक्चर लगा रखे हैं तो वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे पास प्रोपोगेशन स्टेप होता है, प्रोपोगेशन स्टेप में एक रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है और क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल प्लस अनदर रेडिकल। एक रेडिकल किसी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, एक रेडिकल किसी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है और फाइनली क्या बना देता है, कोई अनदर मॉलिक्यूल प्लस अनदर रेडिकल। ये सारी बातें पढ़ाई हुई है हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, ठीक है, हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत की बात सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं लिखना भूल गया था, ये स्टेप है सेकंड वाला प्रोपगेशन। ये क्या है, प्रोपगेशन। अब देखो बेटा प्रोपगेशन में एक स्टेप और आगे चला जाता है। सर क्या आगे चला जाता है, ये है हमारे पास Br रेडिकल, ये हमारे पास Br रेडिकल है कि नहीं, यस सर। अब ये Br रेडिकल क्या करता है बेटा, ये Br रेडिकल क्या करता है कि जो हमारे पास अल्कीन है, जो हमारे पास अल्कीन है उस पर ये Br रेडिकल करता है अटैक। ये जो Br रेडिकल है बेटा वो क्या करता है, हमारे अल्कीन पर अटैक करता है, अल्कीन पर अटैक करता है। अब ध्यान से देखो, अल्कीन में ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा और ये वाला बॉन्ड पाई। तो मुझे ये बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा? सर पाई बॉन्ड सिग्मा से वीक होता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। बताओ होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा? सर रेडिकल इंटरेक्ट कर रहा है तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। मैं बोला बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये जो पाई बॉन्ड है इसमें क्या हो जाएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। ठीक है, पक्की बात? हाँ सर, हाँ सर। तो जो हमारा रेडिकल बनके तैयार होगा वो ये होगा क्या, H3 CH, ये रेडिकल CH2, ये रेडिकल। क्या हमारा यही वाला रेडिकल बनके तैयार होगा क्या? हाँ सर। अभी जो मेरे पास बेटा Br रेडिकल है, ये जो हमारे पास Br रेडिकल है इसके पास दो जगह है। ये Br रेडिकल एक यहां पर ऐड हो सकता है और ये Br रेडिकल यहां पर भी ऐड हो सकता है। कहां पर ऐड होगा, कहां पर ऐड होगा, चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं।
करके देखते हैं। इसको बोलते हैं केस 1, इसको बोलते हैं केस 2, इसको बोलते हैं केस 1, इसको बोलते हैं केस 2। अगर फर्स्ट वाले पोजीशन पे अगर केस 1 वाले कार्बन पर Br रेडिकल ऐड होता है तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3 CH रेडिकल CH2 Br। बोलो, अगर इस वाले कार्बन पर, अगर पहले वाले कार्बन पर, केस 1 वाले कार्बन पर Br रेडिकल ऐड होता है तो हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यस सर, बिल्कुल बात सही, बात बिल्कुल सही बात। यानी कि पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि अगर इस वाले कार्बन पर Br रेडिकल ऐड होता है, अगर इस वाले कार्बन पर Br रेडिकल ये ऐड होता है तो जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा क्या वो बिल्कुल ये नहीं होगा क्या सर? बिल्कुल नहीं होगा, CH2 रेडिकल। अगर इस वाले कार्बन पर Br रेडिकल ऐड हुआ, अगर इस वाले कार्बन पर Br रेडिकल ऐड हुआ तो हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मुझे एक बात बताओ, ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है कि ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? तो बच्चा क्या बोलेगा सर इस रेडिकल से ये 1 अल्फा कार्बन 2 अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 2 यानी कि इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये वाला क्या है? ये वाला है हमारा मोर स्टेबल। ये वाला क्या है? मोर स्टेबल। अब जब बेटा ये वाला मोर स्टेबल है तो कौन सा रेडिकल फॉर्म होगा सर? यही वाला रेडिकल फॉर्म होगा, ये वाला रेडिकल फॉर्म नहीं होगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है बेटा तो जल्दी पहले इतना नोट डाउन करो आप। मैं देखो सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख तो रहा है। अगर इतनी सारी बातें क्लियर है तो पहले आप इतना नोट डाउन करो, फिर मैं ऊपर से इरेज करता हूं। ठीक, इरेज करूं, चलो ऊपर से इरेज करता हूं ना। चलो आगे समझते हैं। तो बेटा ये वाला केस हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा और ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ यहां से, वो क्या हुआ? हमको जो मिला वो मिला CH3 CH रेडिकल CH2 Br। हमको यहां से यही वाला प्रोडक्ट मिला ना, हाँ सर। अब ये मॉलिक्यूल क्या चाहता है बेटा? हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका पढ़ रहे हैं? हेलो अल्केन का। यानी कि हम लोग यहाँ से हेलो अल्केन बनाना चाहते हैं ना, हाँ सर। तो अब अगले स्टेप में क्या होता है बेटा? अगले स्टेप में क्या होता है कि यही पेरोक्साइड फिर से पिक्चर में आता है, और इस बार क्या होता है बेटा? इस बार होता यह है कि इस बार इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। सर यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि रेडिकल के इंटरेक्शन में बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है। और सर यहीं पर क्यों हो रहा है? क्योंकि CH2 करने के लिए इसको एक हाइड्रोजन चाहिए ना, CH2 करने के लिए इस मॉलिक्यूल को एक हाइड्रोजन चाहिए ना, पक्की बात? हाँ सर। तो इस बार क्या होता है बेटा? इस बार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, जिससे यहाँ पर क्या मिल जाता है? H रेडिकल। क्या मिल जाता है? H रेडिकल। तो ये वाला रेडिकल और ये H रेडिकल आपस में कंबाइन करते हैं और क्या प्रोडक्ट बना देते हैं? प्रोडक्ट जो हमारा बन जाता है वो क्या बनता है? CH3 CH2 Br। क्या ये बातें समझ में आई? क्या बेटा आपको ये बातें समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या है क्या? सर नहीं, कोई समस्या नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है। ये बिल्कुल आसान सा और साफ सुथरा मैकेनिज्म था। तो बेटा एक चीज और आप समझ लो कि जो ये वाला अटैक है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल हुआ, जिसमें अल्कीन में फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल हुआ, ये है हमारा RDS। यही क्या होता है? हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या था, तो रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है ना, हाँ सर। तो रेडिकल क्या होता है? एक टाइप का इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन होगा? रेडिकल होगा। इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में कौन होगा? सर रेडिकल होगा। ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा? सर अल्कीन पे रेडिकल का फॉर्मेशन, रेडिकल का आना, यही क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या सारा रिएक्शन आपको क्लियर हो गया? पूरा रिएक्शन आपको क्लियर हुआ क्या? लास्ट स्टेप में क्या होता है बेटा? लास्ट स्टेप में जो मॉलिक्यूल है वो H2O2 के साथ इंटरेक्ट करता है और H2O2 से H रेडिकल को एक्सट्रैक्ट करता है। मॉलिक्यूल क्या करता है? H2O2 से H रेडिकल को
एक्सट्रैक्ट करता है और अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट हेलो अल्केन बना देता है। एक बच्चे का डाउट होगा, एक बच्चे का डाउट यह आएगा कि सर सुनो ऐसा भी तो हो सकता था कि H2O2 से हम लोग ये काम कर देते, हम लोग होमोलिटिक इस तरह से बॉन्ड फ्यूजन करते तो हमको क्या मिलता, हमको OH रेडिकल मिलता प्लस OH रेडिकल मिलता। मैं बोला अच्छा इससे, तो बच्चा बोला सर ये भी तो हो सकता था कि हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल था CH3 CH रेडिकल CH2Br, इसमें क्या होता कि ये रेडिकल जाके इस OH के साथ इंटरेक्ट करता और जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये बन जाता, CH3 CH CH2Br और यहाँ पर OH लग जाता। बेटा क्या ये अब एक हेलो एल्केन रह गया? नहीं सर, ये अब अल्कोहल की कैटेगरी में आ गया, समझ पाया बात को? तो ये वाला काम क्यों नहीं होगा, आपको ये बात भी क्लियर हुआ क्या? यही काम क्यों होगा, ये बात आपको समझ में आई क्या? यही काम क्यों होने वाला है, ये बात आपको समझ में आया क्या? तो बेटा यही था हमारा रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनी का रूल। तो एंटी मार्कोनी का रूल यहाँ पे पूरी तरह से हो गया खत्म। आपको हमेशा क्या ध्यान देना है, मैकेनिज्म समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, मैकेनिज्म को ध्यान रखना, कहीं भूलना मत। लेकिन आप एंटी मार्कोनी का रूल से डायरेक्ट विद इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैकेनिज्म हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ इक्का दुक्का पॉइंट पूछा जाएगा मैकेनिज्म से, जैसे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, तो जो अल्कीन पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इंटरमीडिएट क्या है सर, इंटरमीडिएट यही है, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। किस बात पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के, यानी कि रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अधिक रेट ऑफ रिएक्शन, रेडिकल जितना कम स्टेबल उतना खराब रेट ऑफ रिएक्शन। क्या ये बातें भी क्लियर हैं आपको? क्या ये चीजें भी क्लियर हैं आपको? यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो उन सारी चीजों को मैं अगले पेज पे लिखवाता हूं, बट उससे पहले आप सारी बातों को नोट डाउन करो, जल्दी करो। चलो बेटा अब हम लोग कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं, फिर एंटी मार्कोनी का प्रूफ का दी एंड करते हैं, टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है? और समझते हैं क्या है। ओनली HBr plus H2A2 so radical mechanism because propagation step of HBr is exothermic in nature। सिर्फ HBr plus H2O2 ही रेडिकल मैकेनिज्म क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोपोगेशन स्टेप है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में एक्सोथर्मिक होता है। HCl ले लो, HI ले लो, उस केस में जो हमारा प्रोपोगेशन स्टेप होगा वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। ये बातें क्लियर है? ये बात समझ में आई? हाँ सर। और एक बात आप हमेशा ध्यान देना कि जो हमारा एक्सोथर्मिक होता है उसको अधिक प्रायोरिटी दिया जाता है, एक्सोथर्मिक स्टेप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू एंडोथर्मिक स्टेप ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्यों सर? एक्सोथर्मिक मतलब अपने आप एनर्जी रिलीज हो रही है ना? हाँ सर। अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी एनर्जी को सब यूटिलाइज कर लेंगे रिएक्शन में। लेकिन अगर एंडोथर्मिक है उस केस में क्या होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आप कहाँ एनर्जी दोगे, है ना? तो आप इसको इसी तरीके से समझो कि एक्सोथर्मिक को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी करते हैं एज कंपेयर टू एंडोथर्मिक, ठीक है? पक्की बात? यस सर। अगली बात देखो, अटैक ऑफ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इन RDS, ये बातें बता चुका हूं। ओनली फॉर HBr प्रोपोगेशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक, हेंस रिएक्शन फेवर्ड। प्रायोरिटी क्या है, एक्सोथर्मिक का ज्यादा होता है एंडोथर्मिक से। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडिकल स्टेबिलिटी के। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे हो गई खत्म। इतना ही था हमारे एंटी मार्कोनी का प्रूफ पे। तो यहां पर हम लोगों ने बेहतरीन अंदाज में एंटी मार्कोनी का प्रूफ को कंप्लीट किया है बेटा। अब हम लोग अगले लेक्चर से अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाले स्टेप स्टार्ट करेंगे और उनको ध्यान से समझेंगे। तो आई होप कि मार्कोनी का प्रूफ और एंटी मार्कोनी का प्रूफ आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो सारी बातों को आप अच्छे से नोट करना, उसके बाद बार बार रिविजन करना, क्योंकि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अब टॉपिक आसान चल रहा है। आपको बेटा रिएजेंट पता होना चाहिए कि सर एंटी मार्कोनी का फूल कब लगाएंगे। एंटी मार्कोनी का फूल तब लगाएंगे जब हमारे पास हो HBr plus H2O2। तो हमारा रिएजेंट क्या हो गया, HBr plus H2O2। ये दिखे मतलब एंटी मार्क, ये दिखे मतलब एंटी मार्कोनी का फूल करना है आपको, ठीक? मान लो चुपचाप सिर्फ HCl दे दिया या फिर HI दे दिया या फिर HBr दे दिया या फिर HBr दे दिया या फिर ClBr, ठीक है, ये दे दिया। इस केस में क्या करना है भाई, इस केस में क्या करना है, अगर कोई पेरोक्साइड गिवन नहीं है, तब हमको क्या करना है, हमको कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को फॉलो करना है। मान लो सर पेरोक्साइड दे दिया, मान लो इन सबके साथ
पर ऑक्साइड भी दे दिया, उस केस में क्या करना है, HBr के साथ तो एंटी मार्कोनिक लगा दो, बाकी सबके साथ कार्बोकेटायन। तो आपको यही क्या है, रिएजेंट है, यही सब क्या है, रिएजेंट है। तो अब आपको रिएजेंट पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा रिएजेंट यूज किया जाएगा। अगर रिएजेंट में HBr प्लस H2O2 है तो मार्कोनी का फ्लोर, अगर सिर्फ अगर HBr है, अगर सिर्फ HBr है तो कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। मतलब अगर ऐसा कर दे कि क्वेश्चन में HBr दे दे एज ए रिएजेंट, लेकिन इसके साथ कोई भी पेरोक्साइड नहीं दे, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर HBr के साथ कोई भी पेरोक्साइड नहीं है तो हम लोग कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को ही फॉलो करेंगे। जैसे हमारे पास मान लो ये, अगर आपने ऊपर की चीजें लिख ली हैं, तो मैं इरेज करता हूं, या फिर मैं यहीं पे लिखने का कोशिश करता हूं। मान लो हमारे पास ये है, मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसका रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ HBr से कराया, कोई पेरोक्साइड नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन मैकेनिज्म फॉलो होगा, और कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो बेटा कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से प्रोडक्ट को कैसे बनाना है आपको ये अच्छे से पता है, ये आपको भली भांति पता है, मैंने आपको कई लेक्चर में सिखा रखा है कि कार्बोकेटायन मैकेनिज्म का यूज करके कैसे प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है कि नहीं, पक्की बात है कि नहीं, हाँ सर। लेकिन अगर यहीं पे HBr लग जाए, यहाँ पे HBr के साथ H2O2 आ जाए, कोई पेरोक्साइड आ जाए, तो हम लोग क्या कर देंगे, तुरंत एंटी मार्कोनी का फ्लोर लगा देंगे। समझ गए बात को, हाँ सर, ठीक। तो आशा करता हूं कि आज के लेक्चर की सारी बातें आपको बेहतरीन अंदाज में बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। तो इसी अच्छी बात के साथ आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर से हम लोग अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उनको समझेंगे और उनको खत्म भी करेंगे, ठीक है। कल तक हेलो एल्केन के लगभग अगर मैं बोलूँ तो 90 to 95% हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएंगे, 2-3% बचेंगे, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर बचेगा सिर्फ और सिर्फ हेलोअरिन। तो हेलोअरिन मैक्स टू मैक्स 50 से 60 मिनट, 1 घंटे का केस है मैक्स टू मैक्स, ठीक है, उसमें ज़्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है नहीं, ठीक। तो बेटा आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप इन चीज़ों को लिख के अच्छे से रिवीजन करते रहो, ख्याल रखो, ऑल द वेरी बेस्ट।